Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Transgender Protection Amendment Bill 2026. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले एक डिकेड में, उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इसको कहा जाता है नालसा जजमेंट इन 2014। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू बी कैटेगराइज्ड एज थर्ड जेंडर। ट्रांसजेंडर्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ आइदर एज मेल और फीमेल। जब वो ना ही मेल की तरह अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं या फीमेल की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनको क्यों लीगली अलग अलग जगहों पे दो ही ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करें आइदर एज मेल और फीमेल। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ दे शुड बी अलाउड टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ सेपरेटली एज थर्ड जेंडर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिए इन दिस नालसा जजमेंट कि ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए इन एजुकेशन एंड जॉब्स। साथ ही साथ इंश्योर किया जाए कि पब्लिक प्लेसेस पे उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो एज फार एज एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक प्लेसेस आर कंसर्न। साथ ही साथ इस नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई जेंडर। जब थर्ड जेंडर का ऑप्शन दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात माना कि अब सबके पास अधिकार होगा सेल्फ आइडेंटिफाई करने का। वन हैज राइट टू आइडेंटिफाई सेल्फ एज मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सरकार को निर्देश दिए कि थर्ड जेंडर कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इतने सारे निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए नालसा जजमेंट में, एकदम सरल बात है कि एक इंसान अब अपने आप को मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, अगर वो अपने आप को मेल फीमेल बाइनरी डिवीजन में नहीं बांटना चाहता है तो अपने आप को थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो यहाँ मामला है सेल्फ राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई का। इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर भारत सरकार 2019 में कानून लेकर के आई, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। इस कानून में साफ साफ लिखा गया कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में या एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए थोड़ी रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई अलग अलग जगहों पे। लेकिन ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन कौन लोग ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और उस सर्टिफिकेट में बस उनको सेल्फ सर्टिफाई करना होगा कि दे रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई ये 2019 वाले कानून में, और उसमें कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स वो होंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से अपने लिए एक सेल्फ आइडेंटिफाई करते हुए एक सर्टिफिकेट बनवा लें। अब यहाँ पे मैं दो टर्म आपके सामने रखने जा रहा हूँ रिलेटेड विद ट्रांसजेंडर्स, वो है इंटरसेक्स पर्सन्स एंड नॉन बाइनरी पर्सन्स। तो जो 2019 वाला कानून था या नालसा जजमेंट था, जहाँ पे राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके हिसाब से इंटरसेक्स पर्सन्स एंड नॉन बाइनरी पर्सन्स बोथ कुड आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ट्रांसजेंडर। तो हम लोग आराम से समझते हैं कौन है इंटरसेक्स पर्सन, कौन है नॉन बाइनरी पर्सन, और फिर हम लोग ये डिस्कशन को आगे लेकर के चलेंगे। तो समझते हैं इंटरसेक्स वर्सेस नॉन बाइनरी पर्सन। लुक, इंटरसेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि कभी कभार एग को जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है तब जाकर के बनता है जाइगोट, और वो फिर इनलार्ज होकर के एम्ब्रॉयज बनता है, और फिर उससे फिर चाइल्ड डिलीवर होता है। तो ये एक प्रोसेस है, एग हैज टू बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। अब स्पर्म के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, वैसे ही एग के अंदर क्रोमोजोम होता है। एग के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होता है, किसी भी इंसान के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं।
जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। फीमेल के अंदर वो क्रोमोजोम एक्स एक्स होता है, मेल के अंदर एक्स वाई होता है। अब जब स्पर्म का जो एक्स वाई जेंडर क्रोमोजोम है या सेक्स क्रोमोजोम है, उसमें से एक्स क्रोमोजोम अगर मेट करेगा फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोजोम से तो बनेगा एक्स एक्स क्रोमोजोम। मेल का एक्स, फीमेल का तो दोनों ही एक्स है, ये बनेगा एक्स एक्स क्रोमोजोम। यानी कि जो रिजल्टेंट चाइल्ड होगा वो बेबी गर्ल होगी। वहीं अगर मेल का जो सेक्स क्रोमोजोम है अगर वो वाई क्रोमोजोम है, वो मेट करेगा फीमेल के किसी भी एक सेक्स क्रोमोजोम से तो रिजल्टेंट होगा एक्स वाई क्रोमोजोम। इसका मतलब जो बेबी चाइल्ड होगा वो बॉय होगा, राइट। कभी कभार होता क्या है कि ये जो मेटिंग होती है स्पर्म की एग के साथ, उसमें थोड़े बहुत क्रोमोजोनल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। क्रोमोजोनल डिफेक्ट्स में ये सेक्सुअल क्रोमोजोनल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक्स फीमेल का जो एक्स एक्स क्रोमोजोम है उसमें से किसी एक एक्स क्रोमोजोम के साथ ये दोनों क्रोमोजोम मर्ज कर जाते हैं, एक्स एक्स भी एक्स वाई भी। और इस तरीके का हो जाता है सेक्सुअल क्रोमोजोम, जिसमें एक्स एक्स साथ ही साथ वाई क्रोमोजोम भी है। तो इस कारण से जो रिजल्टेंट चाइल्ड होता है वो ना ही पूरी तरीके से मेल होता है ना ही फीमेल होता है। उसके अंदर बायोलॉजिकल ट्रेट्स मेल के भी हो जाते हैं, फीमेल के भी हो जाते हैं। क्रोमोजोनल लेवल पे उसके अंदर मेल के और फीमेल के दोनों के फीचर्स हैं, हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब एम्बिगुअस होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है इंटरसेक्स पर्सन हु हैव एम्बिगुअस जेनिटालिया एट बर्थ। ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इंटरसेक्स पर्सन वो हैं जो बायोलॉजिकली ही ना ही मेल की तरह कैटेगराइज किए जा सकते हैं ना ही फीमेल की तरह कैटेगराइज किए जा सकते हैं। और इंटरसेक्स होने के पीछे का कारण मैंने आपको बताया, जो एग का फर्टिलाइजेशन है बाय स्पर्म, वो थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है। प्योर एक्स एक्स या प्योर एक्स वाई क्रोमोजोम सेक्सुअल क्रोमोजोम नहीं रहता है। द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज नाइदर प्योर एक्स एक्स और प्योर एक्स वाई। इंटरसेक्स पर्सन मतलब सिंपली कहे तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फिर होते हैं कुछ नॉन बाइनरी पर्सन्स। नॉन बाइनरी पर्सन्स वो हैं जो क्रोमोजोम या हार्मोन लेवल पे तो या तो मेल है नहीं तो फीमेल है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से या तो मेल है नहीं तो फीमेल है, बट दे डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ आइदर एज मेल और फीमेल। ऐसे लोगों को कहा जाता है नॉन बाइनरी पर्सन। जेंडर आइडेंटिटी, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मामला है। वन कैन बी physiologically biologically male but does not want to recognize himself as male, या one is physiologically biologically female but does not want to recognize as female। तो नॉन बाइनरी पर्सन में आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज बोथ मेल एंड फीमेल, या नाइदर, आई एम नाइदर मेल नॉर फीमेल, या जेंडर फ्लूइडिक भी कि समटाइम्स आई एम मेल समटाइम्स आई एम फीमेल। अब नॉन बाइनरी पर्सन्स ऐसे लोग होते हैं जो बायोलॉजिकली तो या तो मेल या फीमेल होंगे लेकिन अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। वैसे ये मामला सेल्फ परसेप्शन या आइडेंटिटी का है। देखिए, नॉन बाइनरी पर्सन्स कुछ लोग तो इमोशनली, अब नॉन बाइनरी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है कि फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली अ पर्सन इज मेल बट इमोशनली वांट्स टू फील लाइक अ फीमेल, या अदरवाइज फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली फीमेल है बट वांट्स टू फील लाइक अ मेल इमोशनली। तो वो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। ऐसे लोगों को कहा जाता है नॉन बाइनरी पर्सन। आजकल ऐसे कई सारे आप कह सकते हैं सोशली वोक लोग भी हैं। वोक मतलब हु वांट टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, सो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स या अदर such kind of people who do not want to recognize themselves as either male or female। ऐसे लोग जो हैं वो फिर नॉन बाइनरी पर्सन्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोग आप देखोगे कि वो ही और सी वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो दे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे टू रेफर टू एनी इंडिविजुअल रादर देन कॉलिंग देम ही और सी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सीरीज आई थी ये फैमिली मैन 4,
4 या 3 आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जो रिसेंट वाली आई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। श्रीकांत तिवारी की डॉटर है, सी रेफर्स अदर पीपल एज दे, नॉट ही और सी। So she might not be feeling emotionally as male या female. She might herself not be feeling as transgender. But there are socially woke people who want to support the cause of non-binary persons. और इस कारण से they not use the word she or he, rather they use word they. Let's not complex things. I'm simply saying कि ट्रांसजेंडर्स मेनली दो तरीके से होते हैं। एक तो बायोलॉजिकली, नेचर ने जैसे बनाया है। दूसरा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। बायोलॉजिकली वालों को कहा जाएगा इंटरसेक्स पर्सन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वालों को कहा जाएगा नॉन बाइनरी पर्सन। अब पहले क्या था, नालसा जजमेंट में और 2019 वाले कानून में राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई का पावर दिया गया था, यानी कि नॉन बाइनरी पर्सन्स कुड ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ट्रांसजेंडर्स। उनको जाकर के बस अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से सेल्फ सर्टिफिकेशन बनवा लेना था टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर्स। अब एक नया कानून लाया जा रहा है, एक बिल रखा गया है लोकसभा में, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2026, विच सीक्स टू अमेंड द एग्जिस्टिंग एक्ट ऑफ 2019। इस नए बिल के हिसाब से राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विल बी रिमूव्ड। जो सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में कहा था, उसको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है एज पर द न्यू बिल। अब क्या है कि डीसी ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से एक इंसान को ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेना होगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट लेने से पहले मेडिकल बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जब मेडिकल सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि यस दिस पर्सन इज एन इंटरसेक्स पर्सन, तभी जाकर के उसको ट्रांसजेंडर का राइट या रिकॉग्निशन दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो राइट टू, ये सारा जो मामला है वो है राइट टू सेल्फ रिकॉग्निशन एज ट्रांसजेंडर, जो सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में आइडेंटिफाई किया, जो 2019 वाले कानून में था, उसको रिवर्स किया जा रहा है 2026 वाले कानून में। अब ट्रांसजेंडर सिर्फ इंटरसेक्स पर्सन्स होंगे या उस तरह के लोग जो फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली ना ही मेल हैं या फीमेल हैं, बट नॉन बाइनरी पर्सन्स विल नॉट बी एबल टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर्स। साथ ही साथ अब ट्रांसजेंडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस नए बिल में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की बात की गई है। अगर कोई इंसान ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं परिवार वाले, इफ समवन इज फोर्सिंग देम टू बेग, सर्विट्यूड, बॉन्डेड लेबर या डिस्क्रिमिनेशन एट पब्लिक प्लेसेस, तो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब नए कानून का मकसद समझ लीजिए ब्रीफली, अगर हम एकदम प्रक्स में बात करें, तो नया कानून जो है वो पहले ट्रांसजेंडर्स को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना चाहता है, एक नैरो एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर देना चाहता है। इसी कारण से नॉन बाइनरी पर्सन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और उसके बाद वंस ट्रांसजेंडर्स आर ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड, तब उनके लिए स्पेशल प्रोविजन की बात को इम्प्लीमेंट करेगा इन स्ट्रिक्ट मैनर। तो नया जो कानून लाया जा रहा है उसका शायद से इंटेंशन सही है, अदरवाइज ट्रांसजेंडर्स के लिए मान लीजिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई, तो हो सकता है कि रिजर्वेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने आप को नॉन बाइनरी पर्सन डिक्लेयर करना शुरू कर दें कि मैं तो अपने आप को रिकॉग्नाइज करता हूँ जी ट्रांसजेंडर की तरह। तो इस आइडिया से गाइडेड होकर के एक ऑब्जेक्टिव मेडिकलाइज्ड नैरो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर देने की कोशिश की गई है एज पर द न्यू लॉ। बट फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो वायलेट हो रहा है राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, साथ ही साथ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी विच इज अ फंडामेंटल राइट, वो वायलेट हो रहा है। अब जाकर के मेडिकल बोर्ड के सामने एक इंसान को साबित करना होगा कि वो इंटरसेक्स है, उसको अपने क्रोमोजोम, ये जेनेटेलिया लेवल पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लेवल पे साबित करना होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है। पहले मामला जो है चॉइस का था, अब जो है आपको साबित करना होगा इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर। तो ये एक एथिकल डायलेमा है, कानून बनाने में हमेशा ये समस्या रहती है। अगर आप जेनरिक डेफिनेशन दोगे तो कई सारे अनइंटेंडेड बेनिफिशियरीज भी उसका फ़ायदा उठा ले जाएंगे, और जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज हैं उसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव नैरो डेफिनेशन करोगे तो फिर राइट्स का मामला आ जाता है, जो इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, द प्रपोज्ड ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल, दिस इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन
ऑन द बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। जितना हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट खार्ग आइलैंड एंड फुजियारा अटैक। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए खार्ग आइलैंड एक छोटा सा यहाँ आइलैंड है पर्सियन गल्फ में। ये आइलैंड ईरान को बिलोंग करता है, साउथ वेस्ट रीजन ऑफ ईरान। ये जो कोस्ट है साउथ वेस्ट रीजन ऑफ ईरान उससे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है ये खार्ग आइलैंड। खार्ग आइलैंड को पहले ऑर्फन पर्ल कहा जाता था क्योंकि इट वाज एन अबैंडन्ड आइलैंड फॉर मेनी ईयर्स। बाद में धीरे धीरे यहाँ पे ईरान ने अपना एक पोर्ट डेवलप कर दिया। खार्ग आइलैंड को एक पोर्ट की तरह डेवलप कर दिया इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल। और वहां पे ईरान ने फिर बहुत सारा आर्म्ड सर्वेलेंस क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे चूंकि ईरान आर्मी इतना स्ट्रांग तरीके से सर्वेलेंस करती है कि अब इस खार्ग आइलैंड को कभी कभी कहा जाता है फॉरबिडन आइलैंड। मतलब यहाँ बाकी लोगों के लिए जाना अलाउड नहीं है, सिंस इट इज टाइटली कंट्रोल्ड बाय इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी कि ईरानियन आर्मी आप कहते हैं, उसके द्वारा स्ट्रांगली गार्ड किया जाता है। एक खार्ग आइलैंड की खासियत यह है कि यहाँ पे वाटर बहुत डीप है। इस आइलैंड के आसपास में वाटर बहुत डीप है, इसलिए बड़े बड़े टैंकर्स जिनको कहा जाता है सुपर टैंकर्स वो यहाँ आकर के डॉक कर सकते हैं और फिर फ्यूलिंग कर सकते हैं, अपना कंटेनर को भर सकते हैं और क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसी कारण से खार्ग आइलैंड को एक एक्सपोर्टिंग बेस की तरह डेवलप किया है ईरान ने। खार्ग आइलैंड से अपने जो तमाम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स हैं उनको पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया है ईरान ने और यहीं से वो एक्सपोर्ट करता है। 90% ऑफ ईरान्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हैपेंस थ्रू खार्ग आइलैंड। खार्ग आइलैंड को कनेक्ट किया गया है विद पाइपलाइंस विद अदर ऑयल फील्ड्स ऑफ ईरान लाइक अहवाज, मरून, गशरस, गचसरन etc। अब चूंकि खार्ग आइलैंड आप कह सकते हैं कि ईरान का नर्व सेंटर है, यहीं से उसकी मेन इकोनॉमी चलती है, तो अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पे अटैक करना शुरू किया। जवाब में ईरान ने यूएई के फुजियारा पे अटैक करना शुरू कर दिया, फुजियारा एमिरेट पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो यूएस स्टार्टेड बॉम्बिंग ऑन खार्ग आइलैंड, ईरान रिटेलिएटेड बाय अटैकिंग ऑन फुजियारा इन द यूएई। यूएई की अगर हम बात करें, चूंकि यूएई बार बार न्यूज में है, यूएई ये छोटा सा आप देश देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इट इज एक्चुअली फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स। एमिरेट्स मतलब होता है किंगडम एंड फेडरेशन मतलब ग्रुप। तो 7 किंगडम्स मिल करके उन्होंने बनाया है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो 7 किंगडम्स हैं अबू धाबी सबसे बड़ा ज्योग्राफिकली, दुबई, शारजा, अजमान, फुजियारा, अल कुवैन, रास अल खैमिया। सारे जो एमिरेट्स हैं या किंगडम हैं उनके अपने खुद के एमीर्स हैं या रूलर्स हैं। इन सातों ने मिल करके ये यूएई बनाया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई का अपना एक फेडरल सुप्रीम काउंसिल है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जिसमें सातों एमिर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इस फेडरल सुप्रीम काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएई। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई इज ट्रेडिशनली द रूलर ऑफ अबू धाबी। अबू धाबी के जो रूलर होते हैं उन्हीं को प्रेसिडेंट ऑफ यूएई भी रखा जाता है, एक सेरेमोनियल पोजीशन है। फुजियारा की अगर हम बात करें, फुजियारा जहां पे अब लगातार बॉम्बिंग कर रहा है ईरान, फुजियारा एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर है यूएई का। फुजियारा की खासियत ये है, आप सातों एमिरेट्स में से देखो ओमान ये है, ओमान का छोटा सा टिप जो है पर्सियन गल्फ के टॉप पे भी है, यहाँ पे भी ओमान है, ये भी ओमान है। फुजियारा जो एमिरेट है यूएई की, उसकी खासियत ये है कि पूरा पूरा गल्फ ऑफ ओमान साइड में ओपन होता है एंड फुजियारा डज नॉट ओपन ऑन द पर्सियन गल्फ। फुजियारा पूरा पूरा इधर ओपन होता है गल्फ ऑफ ओमान में, पर्सियन गल्फ में ओपन नहीं होता। इट इज ओनली आउट ऑफ 7 इट इज द ओनली एमिरेट ऑफ यूएई विच डज नॉट हैव कोस्ट लाइन इन द पर्सियन गल्फ। तो प्लेसेज इन न्यूज़ में मैपिंग के अंतर्गत फुजियारा आइलैंड एंड फुजियारा एमिरेट एंड खार्ग आइलैंड पे प्रश्न आ सकता है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ई ट्रांसमिशन ड्यूटी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं ई ट्रांसमिशन ड्यूटी होता क्या है। देखिए, कस्टम्स ड्यूटी आप समझते हैं। कस्टम्स ड्यूटी में क्या है कि मान लीजिए ये हमारा देश है भारत और ये है अमेरिका, मान लीजिए दोनों के बीच में जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, भारत अमेरिका नहीं मानते हैं, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं भारत और नेपाल, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ नेपाल, बीच में है इंटरनेशनल बाउंड्री। अब अगर नेपाल से कोई सामान भारत में आता है या भारत से कोई सामान नेपाल में जाता है, फिजिकल गुड्स, तो उस पे दोनों देश इंटाइटल्ड हैं कस्टम्स ड्यूटी लगाने के लिए। तो ट्रेडिशनल कस्टम्स ड्यूटी किन चीज़ों पे लगता है? फिजिकल गुड्स पे, जैसे कार पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से। भारत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम नेपाल में बेचा गया, नेपाल से कार भारत में बेचा गया, जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा तो कस्टम्स ड्यूटी लगता है। तो ट्रेडिशनली कस्टम्स ड्यूटी इज अप्लाइड ओनली ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्रीज। एक और नया कॉन्सेप्ट सीखिए, ई ट्रांसमिशन ड्यूटी। ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ड्यूटी मींस कस्टम्स ड्यूटी ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटली ट्रांसमिटेड गुड्स, जैसे कि मूवीज, म्यूजिक डाउनलोड्स, स्ट्रीमिंग, सॉफ्टवेयर। तो कोई सॉफ्टवेयर बना मान लीजिए नेपाल में, कोई म्यूजिक बना नेपाल में, उसको भारत में हम लोग डाउनलोड करके सुन रहे हैं। कोई मूवी बनी भारत में, उसको नेपाल में लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कहा जाता है डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, ई बुक्स एंड ऑल। डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे अभी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। उनके ऊपर अगर कस्टम ड्यूटी लगाया जाए तो उसको कहा जाएगा ई ट्रांसमिशन ड्यूटी। ई ट्रांसमिशन ड्यूटी अप्लाइज ऑन डिजिटल गुड्स दैट क्रॉसेस बॉर्डर वाया इंटरनेट। तो देखिए, फिजिकल आइटम्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी अभी लगता है ट्रेडिशनली, लेकिन डिजिटल गुड्स के ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी अभी नहीं लगता है। डिजिटल गुड्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी अगर लगाया गया तो उसी कस्टम ड्यूटी को नाम दिया जाएगा ई ट्रांसमिशन ड्यूटी। तो ई ट्रांसमिशन ड्यूटी मे बी अप्लाइड ऑन डिजिटल गुड्स क्रॉसिंग बॉर्डर वाया इंटरनेट। बट डब्ल्यूटीओ का एक नियम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1998 से ही एक नियम है जिसके हिसाब से देयर शुड बी नो कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, या सरल भाषा में कहें तो नो ई ट्रांसमिशन ड्यूटी। तो खाली फिजिकल गुड्स के ट्रांजैक्शंस पे अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री कस्टम्स ड्यूटी लगता है। डिजिटल गुड्स ट्रांसमिटेड वाया इंटरनेट, उस पे लगना चाहिए ई ट्रांसमिशन ड्यूटी, बट ई ट्रांसमिशन ड्यूटी पे मोराटोरियम है एज पर डब्ल्यूटीओ रूल 1998। ये मोराटोरियम टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, और इसको रिपीटेडली एक्सटेंड किया जाता है 2-2 साल के लिए। करंट न्यूज ये है कि अमेरिका कुछ बाकी डेवलप्ड देशों के साथ मिल करके प्लानिंग कर रहा है कि ये जो मोराटोरियम है ऑन ई ट्रांसमिशन ड्यूटी, इसको परमानेंट बना दिया जाए। अभी टेम्पररी है, 2-2 साल का एक्सटेंशन होता है, इसको परमानेंट बना दिया जाए। इससे क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड गुड्स बना करके इंटरनेट के थ्रू बेचते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा होगा क्योंकि उन पे कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगा। अभी ई ट्रांसमिशन ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है, बट टेम्पररी तरीके से। इस पे बाद में ई ट्रांसमिशन ड्यूटी यानी कि कस्टम्स ड्यूटी लगाया जा सकता है ऑन ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट। अमेरिका चाहता है कि ये मोराटोरियम को परमानेंट बना दिया जाए, भारत इसका विरोध कर रहा है। तो अभी डब्ल्यूटीओ की जो हाईएस्ट मीटिंग होती है, इसको कहा जाता है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें डब्ल्यूटीओ के सारे मेंबर्स आपस में मिलते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पे फैसला करते हैं। वो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस नंबर 14 डब्ल्यूटीओ की होने वाली है मार्च महीने के अंत में इन कैमरून। वहाँ पे अमेरिका प्रपोजल लेकर के आने वाला है कि ये ई मोराटोरियम ऑन ई ट्रांसमिशन ड्यूटी को परमानेंट बना दिया जाए। भारत इसका विरोध करने वाला है। यही न्यूज़ है। अब जब ये 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी मार्च के एंड में, तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑस्बेकिया जुबीन गर्गियाना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव।
रिसर्चर्स फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड ए न्यू प्लांट स्पीसीज जिसका नाम रखा गया है ऑस्पेकिया जुबिन गार्गियाना। नाम से ही आप समझ रहे हैं, जुबिन गर्ग जी को रिस्पेक्ट देने के लिए इस प्लांट स्पीसीज का नाम ऐसा रखा गया है। इस प्लांट स्पीसीज को ढूंढा गया इन मानस नेशनल पार्क इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट। इट बिलोंग्स टू मेलास्टोमेटिसी फैमिली। पेरेनियल इरेक्ट श्रब होते हैं इसके, मतलब ऐसे इरेक्टेड श्रब रहता है। पर्पल कलर का इसका फ्लावर रहता है। मॉइस्ट सॉइल कंडीशन ये प्रेफर करता है और इसके अंदर थोड़े बहुत फ्रूट्स भी आते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर टू जनवरी। इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया सीधा सीधा कंट्रीब्यूटर नहीं है और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रबर वगैरह के लिए नहीं है। सो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पूछा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये जो मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर के आए, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। साहित्य अकादमी अवार्ड साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है 24 भाषाओं में, वो ठीक है, बट साहित्य अकादमी इज नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।